हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 अगस्त 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चुनावी रेवड़ियां जटिल मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो जनता का पैसा है उसको सही तरीके से खर्च किए जाने पर चिंता जताई है। उस कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए हम राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोक सकते हैं। सवाल यह है कि सही वादे क्या हैं? क्या मुफ्त शिक्षा के वादे को मुफ्त रेवड़ियां कहा जा सकता है? मुफ्त पेयजल, न्यूनतम आवश्यक यूनिट बिजली को मुफ्त रेवड़ियां कहा जाएगा? क्या उपभोक्ता उत्पादों, मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को जन कल्याण कहा जा सकता है? अभी चिंता यह है कि जनता का पैसा खर्च करने का सही तरीका क्या है। कुछ लोग बताते हैं कि पैसा बर्बाद हो रहा है, तो कुछ का मानना है कि यह जन कल्याण हो रहा है। सभी लोग अपने सुझाव दें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त की डेट निर्धारित करी है कि 20 अगस्त तक कोई भी व्यक्ति इसमें सुझाव दे सकता है और 23 तारीख को इस मामले की फिर से सुनवाई की जाएगी। और ये जो टिप्पणी आई है ये मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी है। पीठ ने कहा कि मुफ्त उपहार और जन कल्याण की योजनाएं भिन्न हैं। यह देखना होगा कि किसे मुफ्त रेवड़ियां कहा जाएगा और किसे कल्याणकारी योजना। पीठ में मनरेगा का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि मतदाता मुफ्त की रेवड़ियां नहीं चाहते हैं। वे अगर उन्हें अवसर दिया जाए तो वह ससम्मान कार्य करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। गृह मंत्रालय ने किया साफ, जहां है वहीं रहेंगे रोहिंग्या। रोहिंग्या देखिए वर्मा देश म्यांमार देश के अल्पसंख्यक समुदाय के जो मुस्लिम हैं वो अपने आप को इस्लाम का धर्म का मानते हैं और वहाँ पर ये अल्पसंख्यक हैं जिसका दर्जा म्यांमार ने छीन लिया था, नागरिकता छीन ली थी। उसके बाद से ये अपने पास के देशों में जाकर शरण ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या घुसपैठियों को आर्थिक रूप से गरीब तबके यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए तैयार फ्लैटों में रखे जाने की खबरों को खारिज करते हुए उन्हें मौजूदा स्थान पर ही रखे जाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि विदेश मंत्रालय की मदद से सरकार इन घुसपैठियों को वापस म्यांमार भेजने की कोशिश कर रही है। रोहिंग्या घुसपैठियों को फ्लैट दिए जाने के विवाद के लिए भाजपा ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल विवाद की शुरुआत शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट से हुई है, जिसमें टैग की हुई मीडिया रिपोर्ट में रोहिंग्या घुसपैठियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट करने और उन्हें मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ पुलिस सुरक्षा प्रदान किए जाने का दावा किया गया था। पुरी ने इस ट्वीट को रोहिंग्या घुसपैठियों के प्रति मोदी सरकार की नीति में बड़े परिवर्तन के रूप में देखा गया है। विश्व हिंदू परिषद ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और फैसला वापस लेने की मांग की है। अंततः गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि इस आशय का कोई फैसला नहीं लिया गया है और दिल्ली सरकार को यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया है, यानी रोहिंग्या घुसपैठिए जहां हैं वहीं रहेंगे। नेक्स्ट है न्यूज कि प्रधानमंत्री श्री स्कूल अगले माह हो सकते हैं लॉन्च। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में प्रस्तावित प्रधानमंत्री श्री स्कूल की जल्द ही शुरुआत करेगा। इसका पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। माना जा रहा है कि सितंबर के मध्य तक इसे लॉन्च किया जाएगा। यह स्कूल न केवल राज्यों के लिए मॉडल होंगे बल्कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ध्वजवाहक भी होंगे। इनमें नई नीति से जुड़ी सारी सिफारिशों पर अमल होगा। योजना के तहत 2024 तक देश भर में 15,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इनमें प्री प्राइमरी से 12वीं तक के स्कूल शामिल होंगे। योजना के तहत कोई नया स्कूल स्थापित नहीं होगा बल्कि पूर्व संचालित सरकारी स्कूल को ही अपग्रेड किया जाएगा। ऐसे स्कूलों को प्राथमिकता मिलेगी जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है और उनके पास पर्याप्त जगह है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक सभी ब्लॉक में एक प्री प्राइमरी और एक प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। प्रत्येक जिला स्तर पर एक माध्यमिक और एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को स्कीम से जोड़ा जाएगा। सभी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित प्रधानमंत्री श्री स्कूलों से जुड़ी स्कीम को लेकर वित्त मंत्रालय सहित केंद्र सरकार से जुड़े दूसरे मंत्रालयों और राज्यों के साथ अंतिम दौर की चर्चा चल रही है।
स्कूलों के अपग्रेडेशन का खर्च केंद्र उठाएगा, वहीं इसके अमल का जिम्मा राज्य के पास होगा। नेक्स्ट न्यूज है कि रूस से तेल खरीद पर यूक्रेन नाराज। रूस से तेल व गैस खरीद के भारत के निर्णय पर पहली बार यूक्रेन ने कड़ी आपत्ति जताई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि भारत जो तेल रूस से खरीद रहा है उसमें यूक्रेन वासियों का खून शामिल है। तटस्थ रहने की भारत की नीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने उम्मीद जताई है कि वह मौजूदा हालात में यूक्रेन को और ज्यादा खुलकर मदद करेगा। कुलेबा ने पहली बार भारत व पाकिस्तान के कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत की और ये उक्त संभावना व्यक्त की है। कुलेबा के इस बयान को लेकर भारत विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ घंटे पहले ही रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने को लेकर भारत की नीति स्पष्ट की थी। थाईलैंड की यात्रा पर गए जयशंकर ने कहा कि रूस से ऊर्जा खरीद के मुद्दे पर भारत की नीति स्पष्ट है। मंगलवार को भारतवासियों से बातचीत में जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बहुत ही ज्यादा हैं। यूरोपीय देश रूस से गैस व तेल की खरीद कम कर एशियाई आपूर्तिकर्ताओं से ज्यादा खरीद कर रहे हैं। हर देश अपनी जनता को अत्यधिक कीमत से बचाने की कोशिश कर रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भारत और सीरम ने सराहनीय भूमिका निभाई। भारत में अमेरिका की प्रभारी राजदूत पैट्रिसिया लेसिना और नोवोवैक्स कंपनी के सीईओ स्टैनली सी एर्क ने कोरोना महामारी के दौरान भारत और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की है। प्रभारी राजदूत ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमेरिका और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का दोनों देशों के साथ साथ विश्व स्तर पर लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके पर लेसिना एर्क मुंबई में अमेरिकी महावाणिज्य दूत माइक हैकी के साथ एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने CII के मुख्यालय का दौरा किया और कंपनी के CEO अदार पूनावाला से मुलाकात की है। लेसिना ने कहा है कि मौजूदा समय की चुनौतियों के समाधान के लिए दोनों देशों की साझेदारी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच सार्वजनिक निजी आर्थिक साझेदारी ने हमारे लोगों के स्वास्थ्य व समृद्धि को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली की हवा दुनिया में सबसे जहरीली, कोलकाता दूसरे स्थान पर। दुनिया के 7000 शहरों में राजधानी दिल्ली की हवा सर्वाधिक जहरीली है। देश के दूसरे शहरों की हालत भी अच्छी नहीं है। कोलकाता दूसरे स्थान पर वायु प्रदूषण के कारण 2019-20 में प्रति 1 लाख आबादी पर दिल्ली में 106 और कोलकाता में 99 लोग की मौत हुई है। अमेरिकी शोध संस्थान हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव की बुधवार को बोस्टन में जारी एक रिपोर्ट में यह चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज नाम की इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 7000 से अधिक शहरों के लिए वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभावों पर व्यापक विश्लेषण पेश किया गया है। इनमें 2 सबसे खतरनाक प्रदूषकों फाइन पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5 व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को केंद्र में रखकर प्रदूषण की हालत बताई गई है। दिल्ली और कोलकाता के बाद नाइजीरिया का कानो शहर दुनिया के तीसरे स्थान पर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका 5वें, पाकिस्तान का कराची 8वें, चीन की राजधानी बीजिंग 9वें स्थान पर है। अध्ययन के मुताबिक 2019-20 में हुए 7239 शहरों में PM 2.5 से जुड़ी 17 लाख मौतें हुई हैं। एशिया, अफ्रीका और पूर्वी और मध्य यूरोप में के शहरों में इसकी वजह से जन स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2010-11 से 2019-20 के आंकड़ों के अध्ययन में पाया गया कि 2 प्रमुख वायु प्रदूषकों के संपर्क में आने के वैश्विक पैटर्न आश्चर्यजनक रूप से भिन्न हैं। निम्न व मध्य आय वाले लोगों में PM 2.5 प्रदूषण का जोखिम अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि 5 अप्रैल के बाद सेंसेक्स फिर 60,000 के पार, यानी कि इस समय जो कच्चे तेल के मूल्य में कमी और विदेशी निवेशकों की वापसी
से घरेलू बाजार शेयर बाजार बुधवार को लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 417 अंकों की बढ़त के साथ 60,000 के स्तर को पार करते हुए 60,260 अंक पर बंद हुआ। 5 अप्रैल के बाद यह पहला मौका है जब सेंसेक्स 60,000 के स्तर को पार कर गया। हालांकि दिन भर के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 60,323 के अंक के उच्च स्तर पर पहुंचा था। बीएसई के 30 में से 23 शेयरों ने बढ़त बनाए रखी। इसी तरह एनएससी निफ्टी 119 अंकों की बढ़त के साथ 17,944 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी लगातार 7 दिनों से बढ़त के साथ बंद हो रहा है। एफटीए से मिलेगी टेक्सटाइल निर्यात बढ़ाने में मदद। टेक्सटाइल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि टेक्सटाइल उद्योग निर्यात को 100 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए मुफ्त व्यापार समझौते का उपयोग करना होगा। टेक्सटाइल उद्योग को दुनिया की जरूरत के हिसाब से गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने होंगे और उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ानी होगी। इसके अलावा टेक्सटाइल उद्योग को इनोवेशन, नए उत्पाद, डिजिटाइजेशन पर फोकस करना होगा। गोयल ने कहा कि भारत कई विकसित देशों के साथ एफटीए कर रहा है और टेक्सटाइल उद्योग इसका फायदा उठा सकते हैं। रोजगार परक सेक्टर होने के नाते भारत भी टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स व ज्वेलरी जैसे सेक्टर को अपने एफटीए में प्रमुखता दे रहा है। हालांकि टेक्सटाइल सेक्टर को दुनिया की जरूरतों को समझना होगा और बेहतर उत्पाद तैयार करने होंगे। बुधवार को एशियन टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस में गोयल ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए टेक्सटाइल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पेज, इंटरनेशनल पेज पर आते हैं। बाइडेन ने ऐतिहासिक जलवायु व स्वास्थ्य देखभाल विधेयक को दी हरी झंडी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन व स्वास्थ्य देखभाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कानून में स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी विस्तार तथा दवा की कीमत व महंगाई कम करने के प्रावधान शामिल हैं। बाइडेन मध्यावधि चुनाव से पहले मतदाताओं को यह जताना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी उनके साथ खड़ी है। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव में 3 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। कानून में जलवायु परिवर्तन के मुकाबले के लिए अब तक के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण संघीय निवेश शामिल है। इसके तहत एक दशक में 375 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। सरकार मेडिकेयर से जुड़े लोगों की दवाओं पर होने वाले खर्च के मद में $2,000 तक वार्षिक भुगतान कर सकेंगे। यह कानून लगभग 1.3 करोड़ अमेरिकियों को कोरोना महामारी के दौरान प्रदान की जाने वाली सब्सिडी का विस्तार करेगा और स्वास्थ्य देखभाल बीमा के लिए भुगतान करने में भी मदद करेगा। पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया 24 अगस्त को श्रीलंका वापस लौटेंगे। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 24 अगस्त को वापस स्वदेश आ जाएंगे। उनके भतीजे उदय वीरतंगा ने बुधवार को यह जानकारी दी है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच लोगों के हिंसक विरोध के चलते देश छोड़कर गोटबाया भाग गए थे और इस समय वो थाईलैंड में हैं। रूस में श्रीलंका के राजदूत रहे उदययांग वीरतुंगा ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया ने उन्हें फोन पर कहा है कि वो अगले सप्ताह श्रीलंका वापस आ रहे हैं। वो 24 अगस्त को आ सकते हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे जनता के हिंसक विरोध के चलते बीते 13 जुलाई को देश छोड़कर मालदीव चले गए थे। वहां से सिंगापुर और फिर 11 अगस्त को थाईलैंड पहुंच गए थे। चलिए, तो ये आज का 18 अगस्त 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।